आज हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में एक पदार्थ जिसे क्रोमेटिन बोला जाता है की खोज की थी, जो कि क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है। मतलब अगर हम बेसिक कलर्स का यूज़ करें तो इस क्रोमेटिन को हम पेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमेटिन होता है वो न्यूक्लिक एसिड, जिसको कि हम बोलते हैं, उससे मिलकर ये बना होता है। तो चूंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड शब्द आ रहा है, तो एसिड पर अगर हम बेस की क्रिया करते हैं तो वो अपने आप को शो कर देता है। तो हम उसको इजीली माइक्रोस्कोप के द्वारा केंद्रक को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। ठीक, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम केंद्रक को देखा था, यानी उसकी खोज की थी। लेकिन केंद्रक के अंदर जो पदार्थ जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अंतरकाल, जिसको हम इंटरफेस अवस्था कहते हैं, केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो। हम सभी जानते हैं कि जो इंटरफेस अवस्था होती है उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, एम फेज में कोशिका विभाजित होती है। तो इंटरफेस में जो केंद्रक होता है वो अत्यधिक फैली व विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन की बनी होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। मतलब जो केंद्रक होता है उसके अंदर प्रोटीन की तंतु से बनी हुई और फैली हुई एक पदार्थ देखने को मिलता है, जिसे कि क्रोमेटिन कहा जाता है। केंद्रकीय अधात्री में, मतलब यहाँ पे हो रही है न्यूक्लियस मैट्रिक्स की बात में, एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे यहाँ पे है केंद्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उसको बोल सकते हो कि न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रिका भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा केंद्रिका। तो वो संरचनाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। परिकेंद्रकीय अवकाश का मतलब क्या होता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रायद्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है। वह इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिन्न बनने के कारण यह विच्छिन्न हो जाता है। अब यहाँ पे इतनी सारी बातें जो लिखी हुई हैं, इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रक को सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा देखा गया था। कब? 1831 में। केंद्रक के अंदर जो पदार्थ होता है जिसको कि हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, वो फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था। कैसे देखा था फ्लेमिंग ने? उन्होंने बेसिक डाइस का यूज़ किया था। और जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रक का डायग्राम है। दैट मीन्स न्यूक्लियस का ये डायग्राम है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पॉइंट बुक में लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक या दो छोटे छोटे गोलाकार पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियोलस, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो केंद्रिका कहते हैं। इस न्यूक्लियोलस के अंदर होता क्या है? इसके अंदर आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। मतलब आरआरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है, उसके फॉर्मेशन की क्रिया इसके अंदर चलती रहती है। जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक आवरण रहता है, जिसको कि केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। ये केंद्रक झिल्ली आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो आउटर साइड में रहता है उसको हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो इनर साइड में जो है, इस तरह से इनर साइड में जो है, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब
ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होता है, बीच बीच में इसमें क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, इन छिद्रों को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इन छिद्रों को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये क्या काम करते हैं? अब ये छिद्र मौजूद है जगह जगह पर, तो इनका कुछ पर्टिकुलर वर्क तो होता ही होगा। तो केंद्रक में बनने वाले पदार्थ और केंद्रक के चारों तरफ क्या है, कोशिका द्रव्य उपस्थित है। तो केंद्रकीय पदार्थ और कोशिका द्रव्य पदार्थों के बीच जो एक आवागमन होता है चीज़ों का, वो किसके द्वारा होता है, इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है, वो होता है 10 से 50 नैनोमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर होता है ये जो स्पेस होता है। ठीक है। इसी स्पेस को हम यहाँ पे बोलते क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है। ये जो 10 से मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जिसे हिंदी में लिखा था, यहाँ पे दिखा है ना, परिकेंद्रकीय अवकाश, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इस केंद्रक के अंदर सबसे पहले तो है केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा जिसको कि हम केंद्रिका बोलते हैं, जिसमें आरएनए का सिंथेसिस होता है। इसके अलावा इसमें पाया जाएगा प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है। ये जो क्रोमेटिन होता है, ये जो क्रोमेटिन जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला क्या है, न्यूक्लिक एसिड। पहला है न्यूक्लिक एसिड। दूसरा इसमें जो पदार्थ होता है वो होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड भी कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी दो होते हैं। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक। और जो प्रोटीन जो होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, इस डीएनए, क्योंकि डीएनए की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो उसको बाइंड करने का काम करता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटरफेस के बाद जो प्रोफेज अवस्था आती है उसमें यही जो क्रोमेटिन होता है वो इस तरह से क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अपना बना लेता है। ये जो स्ट्रक्चर जो मैं अभी बना रही हूँ ये किसका स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के ये कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, यही जो क्रोमेटिन है। ठीक है। तो आइए चलिए अब आगे का इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो यह छिद्रक केंद्रक आवरण के दोनों झिल्लियों से संलग्न से बनता है। ठीक है। वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतः कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित भी होती रहती है। मतलब एक कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक भी उपस्थित रह सकते हैं। नॉर्मली एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन एक से ज़्यादा केंद्रक भी कोशिका में पाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको सारी बातें बताई कि हिस्टोन प्रोटीन मिलता है और यही जो क्रोमेटिन होता है वो आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है, गुणसूत्र बनाता है, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स बनाता है। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में किस तरह की संरचना को दिखाया गया है, जो क्रोमोसोम के डिफरेंट शेप्स हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो अब मैं वो आपसे यहाँ पे चर्चा करने वाली हूँ। फिर इस चीज़ को आप बुक से अगर पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो
ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, कौन सी सेल डिवीज़न? एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टूट जाते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। सबसे पहले हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्रोमोसोम का सेंटर पोर्शन होता है जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोला जाता है, दैट मीन्स प्राथमिक संकीर्णन भी इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर के चारों ओर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से ही क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच रहते हैं। ये क्रोमोसोम्स के आर्म्स हैं। क्रोमोसोम्स में 4 आर्म्स होते हैं और 2 क्रोमेटिड होते हैं। इस क्रोमोसोम्स के बिल्कुल यहाँ पे नीचे एक सैटेलाइट स्थित होता है जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए लिखा है समटाइम्स। मतलब ये जो सैटेलाइट होता है वो समटाइम्स उपस्थित होता है और कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लोकेशन पर होता है और नॉन स्टेंड होता है। मतलब इसको आप किसी भी रंग से रंग नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्टेंड। और कांस्टेंट मतलब हमेशा ये यहीं पर उपस्थित रहेगा। अब पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के अनुसार जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट शेप ले लेते हैं सेंट्रोमियर के पोजीशन के अनुसार। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हम किसको बोलेंगे? जब जो हमारा सेंट्रोमियर है अगर वो बिल्कुल मिडिल पोर्शन में रहे तो दोनों तरफ के क्रोमेटिड अगर मतलब दोनों तरफ के क्रोमेटिड की लंबाई अगर बराबर है तो इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब एनाफेज के दौरान इसको पोल्स की तरफ खींचा जाता है तो एक फोर्स अप्लाई होता है। इस फोर्स के कारण इसका जो शेप होता है वो वी शेप हो जाता है। सब मेटासेंट्रिक पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा वन साइड में शिफ्ट हो जाता है जिसके वजह से क्रोमोसोम का एक आर्म छोटा हो जाता है और एक आर्म बड़ा हो जाता है। इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई होता है ड्यूरिंग एनाफेज में तो जो क्रोमोसोम का शेप होता है वो एल शेप हो जाता है। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है कि इसमें एक आर्म और ज़्यादा छोटी हो जाती है, सेंट्रोमियर और इधर के साइड में शिफ्ट हो जाता है और एक आर्म थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है तो जे शेप का ये जो क्रोमोसोम है वो प्रतीत होता है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? इसमें तो एक आर्म रहती ही नहीं है, गायब हो जाती है और इसमें जब फोर्स अप्लाई होता है ड्यूरिंग एनाफेज तो ये आई शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है। आपने सेल डिवीज़न के प्रोसेस में पढ़ा होगा कि जब एनाफेज का होता है तो उसमें क्रोमोसोम वी, एल, जे और आई शेप के दिखाई देते हैं। तो वो क्यों ये लिखा रहता है? क्योंकि शिफ्टिंग होती है सेंट्रोमियर की, तो सेंट्रोमियर के शिफ्टिंग होने के कारण ही और जो फोर्स अप्लाई होता है पोल्स के द्वारा तो उसमें एक तो सेंट्रोमियर भी साइड वाइज थोड़ा सा खिसक जाता है और जो फोर्स उस पर जब अप्लाई होने लगता है तो जो क्रोमोसोम का शेप होता है वो वी, एल, जे, आई के शेप में हो जाता है। वही सारी चीज़ें बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये मेटासेंट्रिक है, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है और ये टीलोसेंट्रिक है। ठीक है, इसको फीबोसेंट्रिक भी बोलते हैं। तो इसमें देखो, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल मिडिल पोजीशन पे है, दोनों आर्म्स की जो साइज़ है वो इक्वल है। इसमें जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, एक आर्म ज़्यादा लंबी हो गई है और एक आर्म छोटी हो गई है। इसमें ये आपका सब मेटासेंट्रिक जो एक्रोसेंट्रिक होता है उसमें सेंट्रोमियर और ऊपर में शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक आर्म बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती है और ये आपके फीबोसेंट्रिक है। इसमें थोड़ा सा एक आर्म दिखाया हुआ है, नहीं भी दिखा सकता था। तो ये आपका क्या है? ये फीबोसेंट्रिक जिसको कि टीलोसेंट्रिक बोला जाता है। इसमें गुणसूत्र बिंदु क्या होते हैं? गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित हो जाते हैं। तो ये सारे जो पोजीशन बनते हैं ये सेल डिवीज़न के दौरान ये सारे पोजीशन बनते हैं और जब एनाफेज में होती है तो आपको पता है एनाफेज में बीच से ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ये वाला जो पूरा जो आर्म है दोनों, ये ऊपर के साइड में जाएगा तो ये वी शेप का बना लेगा, ये नीचे के साइड में जाएगा तो वी शेप का। ये जो होगा ये वी शेप बनाएगा, ये एल शेप बनाएगा, ये शेप आपको याद रखना है, ये जे शेप बनाएगा और ये आई शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के समय। उसके बाद
कुछ माइक्रो बॉडीज़ होती हैं, मतलब बहुत सारी झिल्ली अवतरित सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, पौधे व जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मैंने इसमें माइक्रो बॉडीज़ का मतलब क्या है कि छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाएंगी जिसके के अंदर एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं, जो कि आपका सेल में डिफरेंट काम को करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप दिवाली की छुट्टियां भी हैं तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स को प्रिपेयर करना। अब मैं आगे जो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी वो पूरा चैप्टर नहीं होगा, छोटा छोटा उसका, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो जो छोटे छोटे जो पार्ट्स जो आपको पढ़ने हैं किसी चैप्टर में, तो वो आपको मैं अब पार्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। थैंक यू।